लखनऊ में ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए सम्मान समारोह। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कई दिग्गज रहे मौजूद। नीरज चोपड़ा को मिले 2 करोड़ रुपए। विधानसभा में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी में माफियाओं की जब्त की गई जमीन पर अब गरीबों के लिए बनेंगे मकान। पाकिस्तान में पूर्वी पंजाब प्रांत के शहर बहावलनगर में जुलूस के दौरान बम विस्फोट। धमाके में 3 की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। राजद और लालू परिवार की विरासत को लेकर उनके दोनों बेटों के बीच जंग के हालात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप का खुलासा। तेज प्रताप को हत्या का डर किया व्यक्त। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले सपा संरक्षक मुलायम सिंह। पदाधिकारियों से की मुलाकात। 2022 में चुनाव में मजबूती से लड़ने के दिए निर्देश। आईएमएफ की अहम घोषणा। तालिबान सरकार को फिलहाल कर्ज लेने या अन्य संसाधनों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को मिलने का समय दे दिया है। तो वहीं 23 अगस्त को पीएम ने सीएम को मिलने के लिए बुलाया। तो वहीं नीतीश कुमार ने पीएम के पास जातीय जनगणना कराने को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के मिलने का समय मांगा था। इसके बाद पीएमओ से यह सूचना आई है कि ये बुलाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी ट्वीट करके भी दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। बताते चलें कि जनगणना को लेकर ये मुलाकात होगी। साथ ही सीएम नीतीश ने लिखा, जातीय आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को मिलने का उन्होंने समय दिया है। तो वही खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री के साथ साथ राजद के अलावा कांग्रेस के और लेफ्ट के नेता भी जाएंगे। नेताओं के नाम जल्द ही तय होने की बात कही जा रही है। तो वहीं बिहार भाजपा के नेता उनके साथ जाएंगे या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। संशय की स्थिति बनी हुई है। और इसी के साथ ही जल्द ही इस बैठक के बाद कई अहम नतीजे सामने आ सकते हैं। और बिहार में अब 1 से 8वीं तक का कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति लिए खोला नहीं जा सकेगा। आपको बता दें, सरकार से स्वीकृति नहीं हो सकेगी तो स्कूल नहीं खोले जाएंगे। और ये एक बड़ा निर्णय नीतीश सरकार की तरफ से सामने आया है। इसी बीच आपको बता दें, इसके चलते अब सरकार से प्रवृत्ति लेने के लिए शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को 5 माह का समय दिया है। 31 दिसंबर 2021 के बाद किसी भी निजी स्कूल का संचालन बिना स्वीकृति के नहीं हो सकेगा, जिसके लिए जिन विद्यालयों को संचालन की प्रस्वीकृति पहले से सरकार से ऑफलाइन माध्यम से मिली हुई है, उनके लिए भी सख्ती की गई है। ऐसे में स्कूल जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट सरकार के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। इसी के साथ ही इन स्कूलों को 2 माह का समय दिया गया है। और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 22 जुलाई को ही विभाग द्वारा विकसित किए गए ई-संबंध पोर्टल का लॉन्च किया था। और स्वीकृति की प्रक्रिया को सुविधाजनक और पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। साथ ही संचालन चाह रखने वाले निजी स्कूलों को सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कराना होगा। साथ ही शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकेगा। अब बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 4 पंचायतों में मुखिया बनने की चाह रखने वाले प्रतिनिधियों का सपना टूट गया है। साल 2016 में जहां 234 पंचायतों में चुनाव हुआ था, तो वहीं इस साल नगर निकायों के गठन के और विस्तार के बाद पंचायत की संख्या में कमी आ गई है। और अब महज 230 पंचायतों में ही पंचायत चुनाव हो सकेगा, जिसकी तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर की जा रही हैं। चुनाव का पहला चरण विजयपुर प्रखंड से शुरू होगा, जबकि 10वें चरण के लिए बैकुंठ
गोरखपुर प्रखंड में पंचायती चुनाव का समापन किया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि पंचायत चुनाव का पहला चरण 24 सितंबर 2021 को होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि अंतिम चरण का मतदान 12 दिसंबर 2021 को होना है। इसी के आधार पर पंचायत चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और साथ ही पंचायत चुनाव के संभावित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 24 अगस्त को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। रुकेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार में राजधानी पटना समेत अब 16 जिलों की बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। बाढ़ से करीब 32 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं और बाढ़ वाले इलाकों में पूर्व चंपारण शामिल हो चुका है। मोतिहारी में नेपाल से बहने वाली पसाह नदी का बांध टूट जाने से कई प्रमुख सड़कें तक बह गई। कहीं कहीं तो सड़कें टूटने से 20 से 30 फीट ऊपर तक पानी बहने लगा और साथ ही सड़कें पानी में समाने लगी, जिससे जिला मुख्यालय से दर्जनों गांव का संपर्क टूट चुका है। वहीं आपको बताते चले कि बाढ़ में घिरे लोगों का आरोप है कि सपाहा नदी का बांध टूटने से 2 से 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि या फिर किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली है। तो वहीं बिहार के बाढ़ से जूझते कटिहार जिले से ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई जो सुर्खियां बटोर रही हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मुताबिक बाढ़ प्रभावित जिलों में हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। इंतजामों के लिए भी देखने के लिए नीतीश कुमार बाढ़ वाले इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने कटिहार पहुंचकर बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और इसी के साथ ही राहत सामग्री वितरण करने के भी निर्देश दिए। साथ ही राहत और स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया गया और बाढ़ पीड़ितों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना, उन्हें मदद का भरोसा भी दिलाया गया। और साथ ही यहाँ एनडीआरएफ के जवानों ने गंगा नदी की बाढ़ में घिरे हुए इलाकों से एक गर्भवती महिला को सुरक्षित भी निकाल लिया है। बताते चले रबर बोट और फिर एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल तक भी पहुंचाया गया। साथ ही अस्पताल में महिला ने एक बेटी को जन्म दिया है, इसी के साथ ही जिसका नाम परियोजना गंगा रख दिया गया। महिला और बच्ची दोनों ही फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में भाजपा का नया प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया है। वर्तमान प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ को बिहार झारखंड का क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बना दिया गया है। तो वहीं अब रांची में वो रहेंगे और इस बदलाव के साथ प्रदेश भाजपा को 2 नए प्रदेश प्रवक्ता भी मिल गए हैं। लंबे समय तक बिहार भाजपा के संगठन महामंत्री रहे नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को प्रमोशन देते हुए भाजपा ने उन्हें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाया है। हालांकि अब वो पटना की बजाय रांची में रहेंगे और वहीं से बिहार और झारखंड दोनों राज्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी बीच आपको बताते चलें कि उनके नेतृत्व में बिहार भाजपा की सीधी तौर पर भीकू भाई दलसानिया देखेंगे और इसी के साथ ही दलसानिया लंबे समय तक गुजरात के संगठन महामंत्री रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा अभी तक कम नहीं हुआ है। गोरखपुर में घाघरा रोहिणी के बाद अब राप्ती ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हर रोज दर्जन भर गांव बाढ़ से घिरे रहे हैं और अब तक 36 गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ग्रामीणों को सुविधा देने के लिए 55 छोटी बड़ी नाव लगाई गई हैं और साथ ही शहर का गुरु गोरखनाथ घाट बैकुंठ धाम भी पानी में डूब गया है। निचले इलाकों में बने घर भी पानी में डूब गए हैं और लोगों को राशन पानी लाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन के दावे के उलट यहां कोई भी सुविधा दिखाई नहीं दे रही। दरअसल पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और नेपाल के पानी छोड़ने के कारण तबाही का यह मंजर देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि मुताबिक 1 से 2 दिनों के बाद बारिश में दर्जनों गांव के खतरे हुए निशान से ऊपर चल रही राप्ती और रोहिणी घाघरा तबाही मचा सकती हैं। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता भी बताते हैं कि नदियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं और वर्तमान में गोरखपुर में 36 गांव प्रभावित हैं और सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। ऐसे में घाघरा, राप्ती, रोहिणी, गुर्रा, आमी और अन्य नदियां भी खतरे के निशान के पार पहुंच गई हैं, जिन्हें पार करने वाली समस्याएं भी सामने आती रही हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कई टीमें लगाई गई हैं, 55 नाव इस समय लगा दी गई हैं। जहां भी आवश्यकता है वहां राहत पहुंचाई जा रही है और खेत और आवागमन के मार्ग फिलहाल बाधित हो गए। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि पटना में एक ऐसा भवन है जहां 5 कमरों में 3 सरकारी स्कूल चलाए जा रहे हैं। 3 शिफ्ट में स्टूडेंट्स आते हैं और क्लास भी फर्श पर लगाई जाती है।
इसी बीच आपको बताते चले, इस कार्यालय का रिकॉर्ड तो गुरुजी झोले में लेकर चलते हैं। इतना ही नहीं, शिफ्ट के हिसाब से क्लास के लिए अलग अलग स्कूलों की चार्ट बिछती है। और ऐसे में कोरोना काल में स्कूलों की ये व्यवस्था सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाली है। पटना के गांधी मैदान कुर्जी रोड पर गौसाई टोला में प्रारंभिक विद्यालय का भवन है और ये छोटे से 2 मंजिला भवन में कुल 6 कमरे हैं। भवन काफी पुराना है और इस कारण से कमरे भी हवादार नहीं है। दिन में ही अंधेरा छा जाता है और ऐसे में बच्चों के लिए पढ़ना और लिखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। जहां आपको बता दें कि 6 कमरों में एक कमरे में एक विद्यालय के प्रधानाचार्य का कब्जा है। संबंधित विद्यालय के टीचर के लिए बैठने के लिए भी पूरी व्यवस्था नहीं है। एक स्कूल का कार्यालय बच्चों की क्लास में ही चलता है, जबकि एक के पास कोई कार्यालय नहीं है। 16 अगस्त से स्कूल खुला है और इस कारण से अभी बच्चों की उपस्थिति भी कम है। संख्या बढ़ते ही समस्या शुरू हो जाएगी। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए भाजपा कार्यालय में दरबार लगाया गया। इस दौरान मंत्री राम सूरत राय का सामना बुधवार को बिहार की पुलिसिया कार्यशैली से हुआ, जहां मंत्री के दरबार में पटना की एक महिला गर्दनी बाग थाने के खिलाफ शिकायत लेकर आई और मदद के लिए मंत्री थानाध्यक्ष को फोन लगवाते रहे, लेकिन थानाध्यक्ष को फोन रिसीव नहीं किया गया। आखिरकार मंत्री जी ने सिटी एसपी को फोन मिलाकर महिला की मदद करने की कोशिश की। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय जनता की शिकायतें सुनने पहुंचे थे, जहां मंत्री के दरबार में आई हुई फरियादी ने ये फरियाद सुनाई और इन्हीं के बीच सिर पर चोट लिए गर्दनीबाग की आरती देवी दरबार में पहुंची। आरती और उनके घर के लोगों को उनके दबंग पड़ोसियों ने बुरी तरह से पीटा था। रात में हुई घटना के खिलाफ जब वो गर्दनीबाग थाना पहुंची तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। सुबह फिर वो थाने पहुंची तो उसे भगा दिया गया। रोती हुई आरती आखिरकार भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मंत्री से गुहार लगाई, जिसके बाद आरती की मदद के लिए मंत्री ने सबसे पहले थानाध्यक्ष को फोन लगाया, लेकिन मंत्री के पीए ने कई बार फोन लगाने के बावजूद गर्दनीबाग के थानाध्यक्ष का फोन रिसीव नहीं किया गया। और ऐसे में इसके बाद मंत्री ने सिटी एसपी को फोन लगाकर आरती की शिकायत उन तक पहुंचाई है। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए बुधवार को पूछा कि नीतीश सहयोगी हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुलाम। यादव का यह भी बयान आया कि जब उनसे जाति आधारित जनगणना पर टिप्पणी करने को कहा गया तो रजत जाति आधिकारिक जनगणना की मांग कर रहा है। हम 4 अगस्त से प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं ताकि जाति आधारित जनगणना के बारे में बात कर सके, लेकिन पीएम के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय ही नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार सहयोगी हैं या पीएम के गुलाम। राजद नेता ने बुधवार को राज्य में राजद के विस्तार को लेकर झारखंड के पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की, जहां उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का काम सुनिश्चित करने के लिए हर महीने के तीसरे रविवार को झारखंड का दौरा करूंगा। इसी के साथ ही पिछली बार हमने कम अंतर से कुछ सीटें गंवाई थी, लेकिन इस बार हमने मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। तेजस्वी ने आगे बताया कि संजय यादव झारखंड में राजद के प्रधान महासचिव हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए राजद नेता ने यह भी कहा कि बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य में एक भी केंद्रीय समिति नहीं भेजी गई। पीएम ने बिहार में बाढ़ संकट से मुंह मोड़ लिया है। इसी बीच शहर के नवादा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड से स्थित करमन टोला में गुरुवार की सुबह बकाया पैसे के विवाद को लेकर हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, तो जिसका इलाज कराने के लिए उसे सदर अस्पताल में ले जाया गया। जख्मी हुए युवक ने मोहन सोनार के बेटे मोहित पर गोली मारने का आरोप लगाया है। इसी बीच जख्मी युवक कामता प्रसाद कोइलवर थाना क्षेत्र के गीता ओपी अंतर्गत बीनपुर गांव का रहने वाला है। वहां वर्तमान में कई वर्षों से आरा बस स्टैंड के पीछे करमनटोला मोहल्ले में किराए के मकान में वो रहता था। कामता प्रसाद ने बताया है कि उसने 3 साल पहले एक मकान खरीदने के लिए 21 लाख रुपए दिए थे उसके लिए, लेकिन बदमाश ने मकान किसी और को दे दिया। ऐसे में जख्मी युवक ने कहा है कि पहले भी पैसा मांगा जाता रहा, लेकिन हमेशा टाल मटोल किया जाता रहा। 20 तारीख को पैसे देने के लिए कहा गया और आज सुबह जब वो साइकिल से
साइकिल बनाने के लिए बस स्टैंड गया हुआ था तो बदमाश द्वारा उसके पीछे पीछा किया जाने लगा और इसके बाद साइकिल बनवाकर लौटने के क्रम में वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तभी बदमाश ने पीछे से उसे गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही नवादा थाना अध्यक्ष संजीव कुमार अपने दल बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे, जहां जख्मी की हालचाल पूछे और जख्मी युवक से पूरी घटना का जो है मुआयना किया गया, जानकारी ली गई और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी फिलहाल पुलिस कर रही है।